नागिन बहू। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे अरुण के साथ छोटे से शहर में रहा करती थी। अरुण बहुत मेहनती लड़का था, इसलिए उसकी गवर्नमेंट जॉब भी बहुत जल्दी लग जाती है। गवर्नमेंट जॉब लगने की वजह से अब अरुण को ज़्यादातर अपनी माँ से दूर रहना पड़ता था। ऐसे ही एक रोज़ अरुण कुछ दिनों की छुट्टियाँ लेकर घर आता है, जहाँ सुमित्रा अरुण से कहती है, अरुण बेटा, आ गया। देख, अब ना तू मेरी बात ध्यान से सुन। अगली बार जब तू घर आएगा तो लंबी छुट्टी लेकर आना, हाँ? पर वो क्यों माँ? क्योंकि अब तू बड़ा हो चुका है, तेरी शादी की उम्र हो चुकी है और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब इस घर के साथ मुझे भी तो एक बहू चाहिए ना, जो मेरा ख्याल रख सके और मेरे बेटे का भी। अगर ऐसी बात है माँ, तो क्यों ना मैं अपना ट्रांसफ़र इसी शहर में करवा लूँ। फिर आप अपनी बहू के साथ अपने बेटे को भी हर रोज़ देख पाएंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा बेटा। हाँ माँ, मैंने कंपनी में बात की है और कंपनी ने मुझसे कहा है कि बहुत जल्द वो मेरा ट्रांसफ़र इसी शहर में कर देंगे। अब क्या था, अरुण की ट्रांसफ़र की बात सुनकर सुमित्रा की खुशी दोगुनी हो जाती है। अब वो बिना कोई देरी किए अपने बेटे अरुण के लिए लड़कियां देखने लगती है। पर होता यूं है कि जब अरुण काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाता है, तो उसकी मुलाकात चांदनी नाम की एक लड़की से होती है। चांदनी दिखने में जितनी ही सुंदर थी, उतनी ही प्यारी थी उसकी आवाज़। सर, अगर आप मुझे और मेरी माँ को हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे तो आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। दरअसल मुझे यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिल रही और मुझे ओला कैब बुक करनी नहीं आती। क्या आप मुझे और मेरी माँ को लिफ्ट दे सकते हैं? चांदनी का मन मोह लेने वाला रूप और उसकी मधुर आवाज़ सुनकर अरुण खुद को रोक नहीं पाता और उससे कहता है, अब क्यों नहीं, आइए ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना बोलकर चांदनी अपनी विकलांग माँ के साथ अरुण की गाड़ी में बैठ जाती है। बहुत जल्द अरुण चांदनी को हॉस्पिटल छोड़कर अपने रूम पर जाता है। पर ये क्या, घर आने के बाद भी अरुण सिर्फ और सिर्फ चांदनी के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे एकदम से याद आता है कि चांदनी का पर्स अब तक उसी की गाड़ी में रखा है। अरे मैं तो भूल ही गया कि वो लड़की अपना पर्स लेकर मेरी गाड़ी में बैठी थी और उसका पर्स अब तक मेरी गाड़ी में ही है। एक काम करता हूँ, उसके पर्स में चेक करता हूँ। क्या पता उसका कोई फ़ोन नंबर या एड्रेस मिल जाए जिससे मैं उसे उसका पर्स वापस लौटा सकूँ, और इसी बहाने मेरी उससे एक और मुलाकात हो जाएगी। अब अरुण चांदनी का पर्स निकालता है, जिसमें उसे चांदनी का नंबर मिलता है। चांदनी को फ़ोन करके वो उसे एक बार फिर उसी समय अपने ऑफिस के बाहर बुलाता है। अब चांदनी भी अपना पर्स लेने के लिए अरुण के ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है। जब अरुण उसका पर्स लेके आता है तो कहता है, ये आपका पर्स आप कल मेरी गाड़ी में ही भूल गई थी। मुझे भी रात में एकदम से याद आया, और जब मैंने आपका पर्स लिया तो उसमें आपका नंबर मिला। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने एक बार फिर मुझ गरीब लड़की की सहायता करी है। आप नहीं जानते आपने मेरा पर्स वापस करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर आप चाहे तो ये एहसान चुका सकती हैं मेरे साथ एक कॉफ़ी पीकर। अब चांदनी मना नहीं कर पाती और अरुण के साथ कैफ़े जाती है, जहाँ दोनों मिलकर कॉफ़ी पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। अब इसी तरह से समय बीतता है और अरुण चांदनी के करीब आने लगता है। समय के साथ चांदनी भी अरुण से प्यार करने लगती है और एक दिन जब सुमित्रा अरुण को रूपाली नाम की लड़की की फ़ोटो दिखाती है, तो अरुण अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आपको कुछ बताना था। दरअसल जहाँ मैं पहले काम करता था, वहाँ मेरी मुलाकात चांदनी नाम की एक लड़की से हुई है। अगर आप चांदनी को देखोगी ना तो आप भी उसके रूप से घायल हो जाओगी माँ। अच्छा, तो मेरे बेटे ने पहले से ही मेरे लिए बहू पसंद कर रखी है। अरे बेटा, साफ साफ क्यों नहीं बताता कि तू उस लड़की से प्यार करता है, तुझे उससे शादी करनी है? अब माँ, आपको कोई ऐतराज़ नहीं है ना? अरे भला मुझे क्यों ऐतराज़ होगा? मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरे घर में ऐसी लड़की आए जो रूप की गुणी हो और सर्वगुण संपन्न भी। अब क्या था, अब बिना कोई देरी किए अरुण चांदनी की मुलाकात अपनी माँ से करवा देता है और बहुत जल्द अरुण की शादी चांदनी से हो जाती है। पर शादी होने के बाद जब सुमित्रा की पड़ोसन दिव्या चांदनी को देखती है, तो उसके माथे से पसीने छूटने लगते हैं। वो सुमित्रा को अकेले में ले जाकर कहती है, सुमित्रा बहन, तुम अपने घर बहू लाई हो या नागिन? अरे क्या हुआ दिव्या बहन,
मैं कब से देख रही हूँ, जब से तुम मेरी बहू से मिली हो कुछ डरी सहमी और परेशान लग रही हो। और अब तुम मेरी बहू को नागिन कह रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहती हो? सुमित्रा बहन, जिसे तुम अपनी बहू बनाकर लाई हो ना, वो तुम्हारी बहू नहीं बल्कि एक। दिव्या सुमित्रा को सारा सच बता ही रही होती है कि तभी वहाँ चांदनी आ जाती है। उसे देखकर दिव्या की बोलती बंद हो जाती है। माँ जी, आंटी जी, आप दोनों अब तक यहाँ बातें कर रही हैं। मैं और अरुण जी आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। डिनर तैयार है, चलिए डिनर कर लेते हैं। चांदनी के कहने पर सुमित्रा दिव्या की कोई बात नहीं सुनती और डिनर के लिए चली जाती है। पर डरी सहमी दिव्या बिना कुछ खाए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिव्या बार बार सुमित्रा को चांदनी का सच बताने की कोशिश करती है। ये देखकर चांदनी दिव्या के घर जाती है और कहती है, आंटी जी, मैं जानती हूँ कि आप पहचान गई हैं कि मैं एक नागिन हूँ। जब आपको मेरी सच्चाई पता ही है तो मेरा असली रूप भी देख लीजिए, ताकि आप जो गलती करने जा रही है वो गलती करने से पहले मेरे असली रूप को याद कर ले। इतना बोलकर चांदनी आधी नागिन और आधी इंसान बन जाती है और दिव्या को धमकाते हुए कहती है, दिव्या आंटी, वैसे तो मैं यहाँ आपसे और अरुण जी से बदला लेने आई थी, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना इरादा बदल लीजिए। अगर आपने किसी को भी मेरा सच बताया तो मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी उस मकसद को पूरा करके जाऊँगी। जहाँ चांदनी दिव्या को धमका रही होती है, वहीं दूसरी ओर खिड़की से सुमित्रा सब देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी बहू एक नागिन है। अब चांदनी जब घर आती है तब सुमित्रा चांदनी से कहती है, मुझे पता चल चुका है, जिसे मैं बहू बनाकर लाई हूँ वो बहू नहीं बल्कि एक नागिन है, जो यहाँ मेरे बेटे को डसने आई है। अरे ज़रा बता तो सही कि मेरे बेटे का क्या कसूर है, जो तू मुझसे मेरा बेटा छीनने आई है। सुमित्रा का इतना कहते ही चांदनी अपने असली नागिन रूप में आ जाती है और सुमित्रा से कहती है, माँ जी, लगता है आपने मेरी और दिव्या आंटी की सारी बातें सुन ली है। अब आपको पता चल चुका है कि मैं एक नागिन हूँ। इसलिए जब आपको सच पता ही चल चुका है तो आप भी मेरा असली रूप देख लीजिए। और रही बात अरुण जी को मारने की, तो हाँ, मैं उन्हें यहाँ मारने आई थी। पर क्यों? आखिर मेरे बेटे की गलती क्या है? माँ जी, अरुण बहुत अच्छे हैं, उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। पर दिव्या आंटी एक नंबर की लालची औरत है। आपको पता नहीं, पर जब अरुण जी की नौकरी लगी थी तब आपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसी बीच दिव्या आंटी जी ने एक बाबा की मदद से उन्हें अपने वश में कर लिया और उनके हाथों से रेवती नाग की मृत्यु कराई। दिव्या ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मेरा पति भी एक इच्छाधारी नाग था और उनके पास एक नागमणि थी, और उस नागमणि को सिर्फ वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा में होता है। और अरुण जी का जन्म कार्तिक महीने की पूर्णिमा में हुआ था, और बस यही वजह है कि मैंने अरुण जी से शादी की, ताकि मैं उन्हें मारकर अपने पति को जिंदा रख सकूं। पर जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने अपना इरादा बदल दिया और अरुण जी को ही अपना पति मान लिया। बहू, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। मैं तुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लूँगी, पर तू कभी मेरे बेटे को कुछ ना करना। हाँ, और मैं तेरी सच्चाई भी कभी किसी को नहीं बताऊँगी, अरुण को भी नहीं। माँ जी, अरुण जी अब मेरे ही पति हैं, मैं उन पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, आप दिव्या आंटी से दूर रहिए और मेरी सच्चाई के बारे में कभी किसी को पता मत चलने देना। इस तरह चांदनी एक नागिन होकर भी इंसानों की तरह जिंदगी जीती है, और सुमित्रा ने जो अपनी बहू को लेकर अपने सपने संजोए थे वो अपनी नागिन बहू के साथ पूरे करती है और उस नागिन को अपनी बहू बनाकर उसके साथ रहती है।